हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द लास्ट लेक्चर ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और जो इसमें कंप्लीट करना था, कवर करना था, वो हम कर चुके हैं। बस जो थोड़ा बहुत बचा है लास्ट का, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, तो हमने नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या कैसे कैसे वो हम लोगों को हार्म पहुंचाता है, इसके बारे में पढ़ा। इफ़ वी डेवलप सम बेटर टेक्नोलॉजीज़ फॉर देम, उस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर दिस कंसर्न ऑफ एनर्जी फॉर अस। लेकिन वही है कि हम लोगों को अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब होता है ब्रेकिंग। एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई है जो लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, उसको हम फिजन बोलते हैं। उसके साथ साथ एनर्जी, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वैसे अगर हम फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं एंड उसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो लेट्स सी इसका जो कैसे होता है, थोड़ा आप देख लो यहाँ पे जो डायग्राम है उसके फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन कि एक न्यूट्रॉन है। दिस न्यूट्रॉन इज स्लो न्यूट्रॉन को हमने क्या किया, एक न्यूक्लियस है किसका, यूरेनियम का। यूरेनियम इज अ हैवी न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस पे हमने बम्बार्ड किया। वी हैव बम्बार्डेड दी न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या होगा, न्यूट्रॉन्स जाकर के उससे टकराएंगे एंड देन इट इज गोइंग टू गेट स्प्लिटेड इन द टू न्यूक्लियस। दो अलग अलग न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मोर न्यूट्रॉन्स विल कम आउट, मोर न्यूट्रॉन्स आई एम राइटिंग द रॉन्ग स्पेलिंग, मोर न्यूट्रॉन्स विल कम आउट। और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू गेट रिलीज, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, प्लस ह्यूज एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। तो न्यूक्लियर फिजन का ये प्रोसेस होता है। इसका जो डिटेल में आप देखोगे कि ये कौन सा न्यूक्लियस बना, ये सब, और कैसे बना, क्या प्रोसेस था, हाउ न्यूट्रॉन इज स्प्लिटिंग इट इन टू अदर न्यूक्लियस, ये सब आप जाके पढ़ेंगे इन क्लास 12 इन मॉडर्न फिजिक्स, इन न्यूक्लियर फिजिक्स। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ही व्हाट वी डू, जब हम लोग को ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, व्हाट वी डू, हम लोग इनको चेन रिएक्शन में करते हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियर फिजन नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियर फिजन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो चेन रिएक्शन, कैसे एक के बाद एक द यूरेनियम विल कीप ऑन स्प्लिटिंग। तो पहले क्या हुआ, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था, उस पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने इसको स्प्लिट कर दिया। क्लियर। अब जब स्प्लिट होगा तो वहाँ पे 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। अभी आपने देखा कि 3 और न्यूट्रॉन निकले। अभी क्या करेंगे, देर आर सो मेनी यूरेनियम न्यूक्लियस, बहुत सारे यूरेनियम न्यूक्लियस एक साथ हैं। तो जब एक के स्प्लिट होने से 3 न्यूट्रॉन्स निकले, तो ये 3 न्यूट्रॉन जा करके और 3 यूरेनियम को हिट करेंगे और फिर वहाँ से फिर वो ब्रेक होगा और फिर वहाँ पे बहुत सारे, इस पेयरिंग में 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, इस ब्रेकिंग में 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और इस ब्रेकिंग में 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, तो अगेन हर ब्रेकिंग में 3 न्यूट्रॉन्स आर कमिंग आउट और फिर वो जाकर के और भी यूरेनियम से, दिस प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये ब्रेक होंगे, फिर ये ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, लाइक दिस इज गोइंग टू ब्रेक और फिर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे एंड दिस चेन रिएक्शन विल कीप ऑन हैपनिंग। सो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिसीव्ड, ठीक है ना। तो ये है चेन रिएक्शन। एक में क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के न्यूक्लियस पे हिट हुआ और उसको ब्रेक किया, एनर्जी निकली, उसमें फिर न्यूट्रॉन्स निकले, उनने फिर हिट किया दूसरे यूरेनियम को और दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। तो इसे हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। और जो न्यूक्लियर फिजन है ऐसी चेन रिएक्शन में होता है और हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस हमने लिए। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या होगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ठीक है, जब ये दोनों हम लोग हाई टेम्परेचर पे जब इनको रखेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू मीट और उसके बाद ये फॉर्म करेंगे एक हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। इसके साथ ही बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और एक न्यूट्रॉन साथ में निकलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिया है कि दिस इज प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन। तो बेसिकली ये जब हमने ड्यूटेरियम लिया, हमने ट्रिटियम लिया और यहाँ पे ये दोनों को हाई टेम्परेचर पे, ये वेरी हाई टेम्परेचर,
बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हमने रखा तो हीलियम फॉर्म होगा, एक न्यूट्रॉन फॉर्म होगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कम आउट, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कम आउट। तो दिस वाज अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग छोटे न्यूक्लियस को मिला करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं और जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। और पहले वाला क्या था, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें ब्रेकिंग हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। चेन रिएक्शन में द चेन विल कंटिन्यू, एक ब्रेक होकर के फिर वहाँ से न्यूट्रॉन निकले, फिर उसने और को ब्रेक किया, फिर उसने और को ब्रेक किया, सो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। तो ये सारे जो हैं एनर्जी के सोर्सेज हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। अब इनके हमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ना है कि इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके बारे में हम विथ एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी वी वर डिस्कसिंग दैट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे उसका इफेक्ट पड़ रहा है ऑन दी ऑन आवर इकोसिस्टम, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी हम सब कुछ देख रहे थे। सो एट द एंड इसके बारे में हम लोग एक बार और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट हमारे ऊपर इसका पड़ रहा है ऑन अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर पे इट इज़ हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। जो फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और जो भी हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी लें तो ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन वो कम्प्लीटली पॉल्यूशन फ्री नहीं है। हो सकता है उनका ऑपरेशन पॉल्यूशन फ्री हो, लेकिन उनका जो कंस्ट्रक्शन जो हो वो पॉल्यूशन फ्री ना हो। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब्स एनवायरनमेंट इन सम और दी सम अदर वे, ठीक है ना, कुछ वे में इट एक्सप्लॉइट्स या फिर इट डिस्टर्ब्स दी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी सोर्स हम यूज़ करें ये डिस्टर्ब तो करेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग आदि मानवों की तरह रहना शुरू कर दें कि कुछ भी नहीं करना है, जस्ट लिव, कैसे भी खाओ पियो, कच्चा खाओ और जियो, मतलब विदाउट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, और ये जो लग्जरी है हमारी लाइफ में, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग दी एनर्जीज, वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग दी फॉसिल फ्यूल्स और द टेक्नोलॉजी और द लग्जरी इन आवर लाइफ। सो वॉट वी नीड टू डू, हम लाइफ स्टाइल चेंज करने वाले हैं नहीं, तो वॉट वी नीड टू डू कि कोई बीच का रास्ता विल हैव टू फाइंड आउट कि किस बेटर तरीके से हम कैसे यूज़ करें कि हमारा भी नुकसान ना हो और आने वाली जनरेशन्स का भी नुकसान ना हो, और सब कुछ विथ टेक्नोलॉजी विथ डेवलपमेंट सब कुछ चलता रहे, विच सीम्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज आप देख सकते हो कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए नेचर डज इट वर्क। जैसे कि अभी हम बात करें पैंडेमिक की, पैंडेमिक है, कई बार कितने सारे ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं। सो डिज़ास्टर्स जो है, द नेचर इज़ मैनेजिंग इटसेल्फ, जो मदर नेचर है वो अपना मैनेजमेंट खुद देख रही है, बिकॉज वी आर डिस्टर्बिंग इट। तो वो अपना मैनेजमेंट खुद देख रही है एंड इट इज़ डूइंग व्हाट इट शुड। तो वो अपने आप बैलेंस कर रहा है, बट उसकी वजह से हम लोगों को कितना हार्म हो रहा है ना। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी जो इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट जल गए, और उसके बाद ऐसी कितनी सारी ऐसी न्यूज़ आपको पिछले 1 से 2 साल में सुनने को मिली है, जो कि बहुत ही ऐसी हैं जो हम लोग की लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। बिकॉज वी आर डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट, इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब अस। सो हम लोगों को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे सब कुछ बैलेंस रहे, या एटलीस्ट कम से कम बेटर रहे, एकदम ख़राब सिचुएशन ना हो जाए। तो नेक्स्ट है, द सोर्स वी चूज डिपेंड्स ऑन द फैक्टर सच एज ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स। उस सोर्स से एनर्जी लेना कितना आसान है उस पर डिपेंड करता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स, उस सोर्स से एनर्जी निकालना और उसके लिए पूरा सेटअप बनाना वो कितना इकोनॉमिक है, ठीक है। तो एक है हमारे पास कि एक्सट्रैक्टिंग आसान होना चाहिए, एक्सट्रैक्टिंग आसान होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी शुड बी मतलब इकोनॉमिक होना चाहिए वो ऑप्शन। तीसरा है एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड द इन्वायरमेंट डैमेज दैट विल बी कॉज्ड बाय दैट सोर्स। तो इन्वायरमेंटल डैमेज कम से कम हो और इकोनॉमिक हो वो चीज़, ज़्यादा एफिशिएंसी हो वो उन चीज़ों की। तो ये फैक्टर्स जो हैं हम डिसाइड करते हैं कोई भी सोर्स को सिलेक्ट करने के लिए। इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। अब जैसे क्या है कि वी ट्राई कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो कम से कम हो, उसके लिए हमने दूसरा ऑप्शन क्या देखा कि CNG, कि CNG इज़ अ क्लीन फ्यूल। हमने कहा CNG इज़ क्लीन फ्यूल, बट CNG इज़ ऑल्सो नॉट अ क्लीन फ्यूल। हम बाकी के कंपैरिजन में उसको क्लीन बोल रहे हैं, ठीक है। क्लीन फ्यूल तो कुछ है ही नहीं, क्लीन फ्यूल कुछ भी नहीं है, बट बाकी के कंपैरिजन में CNG इज़ अ बेटर फ्यूल, थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं है, इट्स देयर बट कंपेरेटिवली इट इज़ लेस। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन, है ना, एयर पोल्यूशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइस लाइक द सोलर सेल मे बी पोल्यूशन फ्री, बट assembly of the device would have caused environmental damage।
इसका जो हम मैन्युफैक्चर जो करते हैं या असेंबली जो होती है उसके लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही है या जो प्रोसेस यूज़ हो रही है दैट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो कोई भी फ्यूल हमारे पास क्लीन फ्यूल के फॉर्म में नहीं है, कोई भी फ्यूल क्लीन नहीं है। सो वही है, रिसर्च कंटिन्यूज इन दिस एरियाज टू प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग डिवाइसेज दैट विल कॉज लेस डैमेज थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करने की कि वो लास्ट करे फॉर अ लॉन्ग टाइम और उसका मेंटेनेंस कम हो, उसका जो डैमेज है वो जो कि एनवायरनमेंट को कॉज कर रहा है वो कम हो। क्योंकि क्या है ना, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं कि आप जैसे देख सकते हो कि शायद सबने ऑब्जर्व किया होगा कि दिस ईयर 2020 से 2021 में जो वेदर चेंजेस जो हुए हैं वो इतने अनप्रेडिक्टेबल थे। और लाइक द प्रीवियस 10 ईयर्स हमने जो ऑब्जर्व किया है कि प्रॉपरली पहले द समर विल लास्ट फॉर दी इट्स टाइम पीरियड फॉर 3 to 4 months और ढंग से गर्मी पड़ेगी, एंड देन द रेन विल बी इन अ प्रॉपर मैनर, द विंटर सीजन विल बी इन अ प्रॉपर मैनर, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी पड़ रही है। सो इसके रीजंस ये होंगे ना कि देर विल नॉट बी अ बैलेंस इन दी वेदर्स जिस तरीके से होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, आपने जैसे अभी देखा कि जो टेम्परेचर है वो अर्थ का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो जो हमारा आवर बॉडी इज़ अडेप्टेड टू सम काइंड ऑफ टेम्परेचर, वैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड हैं। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा क्या है कि अगर टेम्परेचर राइज होता है तो ग्लेशियर्स जो हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, उसकी वजह से वाटर लेवल सी का इंक्रीज़ होगा, वाटर लेवल ऑफ ओशियंस विल इंक्रीज़। इसके इंक्रीज़ होने से फ्लड, सुनामीज़, उसके अलावा साइक्लोन्स, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। और क्या है इसमें, अगर ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा आइस जो है वो अगर मेल्ट होता है तो बेसिकली ये हर साल होता है, बट जब विंटर सीज़न आता है तो स्नोफॉल की वजह से ये चीज़ बैलेंस हो जाती है। बट अब क्या होगा कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है तो जो स्नोफॉल होना चाहिए, स्नोफॉल नीचे आते तक वो स्नो ही रह जाता था, नीचे आते तक वो आइस ही रह जाता था। बट अभी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि दैट स्नो विल कन्वर्ट इनटू वाटर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इंस्टेड ऑफ स्नोफॉल जो कि बैलेंस कर लेता था मेल्टिंग ऑफ आइस को, स्नोफॉल की जगह क्या होने लग जाएगा, रेनफॉल, जिसकी वजह से अगेन ये सब फ्लड, सुनामी, साइक्लोन्स, ये सब चीज़ें फिर से फ्लड बेसिकली बढ़ेगा। और उसके अलावा क्या है, एक और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही जो खतरनाक है वो ये है कि ये जो आइस है या ये जो ग्लेशियर्स हैं और ये जो ठंडे इलाके हैं, इनमें क्या है कि बहुत कई सालों से, हज़ारों सालों से कुछ ऐसे स्पीसीज़ ट्रैप्ड हैं बिकॉज ऑफ दी स्नो एंड स्टफ। ये स्पीसीज़ कैसे ट्रैप्ड हैं इनमें, बट अगर टेम्परेचर बढ़ता है दिस इज़ गोइंग टू गेट मेल्टेड। तो ये जो स्पीसीज़ हैं, वायरसेस हैं जो कि हमारे लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, ये किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, तो ये जो स्पीसीज़ ट्रैप्ड हैं ये हो जाएंगे रिलीज़। ऐसे कुछ वायरस हैं जो रिलीज़ हो जाएंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉज यू डोंट नो व्हाट, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये जो स्पीसीज़ हैं हम लोगों को कई तरीके से, बहुत बुरे तरीके से हार्म कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 में कोरोना वायरस जो है, इसी तरीके से पता नहीं कैसे कैसे वायरस विल गेट रिलीज बिकॉज मेल्टिंग हो रही है। तो वो जो ट्रैप्ड स्पीसीज़ हैं वो बाहर निकल जाएंगे और फिर हम लोगों को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उसके अलावा कहीं पे वेदर अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बारिश तो होगी। देखो वाटर जो है वो, अर्थ का जो वाटर है, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वाटर इज़ कांस्टेंट, उसका अमाउंट कांस्टेंट है। जितना वाटर क्या बोलते हैं इवेपोरेट होता है उतना ही वो फॉल भी हो जाता है रेन की वजह से। लेकिन कहाँ पे रेन होना चाहिए दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ना। मान लो कि एक एरिया है जहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है, एक एरिया है जहाँ पे बारिश हुए जा रही है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है दैट इज़ गोइंग टू गेट डिस्टर्ब, जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि जो वेदर चेंजेस की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल कहाँ पे हो जाए, ओशियंस के ऊपर हो जाए। होना चाहिए लैंड पे, होना चाहिए हमारे एरियाज़ में, बट हमारे एरियाज़ तक वो आए ही ना, उससे पहले ही वो फॉल हो जाए ऑन अर्थ, ऑन ओशियंस। उससे क्या होगा कि जो पानी हमारे एरियाज से भी उठ के जा रहा है अगर वो भी ओशियंस पे गिरने लग जाए तो फिर हमारे यहाँ तो ड्रॉट पड़ेगा ही ना, सूखा पड़ेगा ही।
और ओशंस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो पानी उतना ही है, हम लोग जो इतना वाटर क्राइसिस बोलते हैं, तो पानी उतना ही है। अर्थ में पहले भी उतना था, अभी भी उतना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पानी जहाँ होना चाहिए, पानी ऐसी जगह में है जहाँ से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसी जगह में हो रहा है। तो वेदर चेंज की वजह से बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारे एरियाज़ में बारिश ना हो, पानी ओशन से ऊपर उठे, इवेपोरेट होके और वापस वहीं पे गिर जाए, उससे ओशंस का लेवल बढ़ेगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा हमारा नुकसान होगा। सो दीज आर दी वेरी डेंजरस थिंग्स जो कि होने वाली है फ्यूचर में, एंड वी डोंट नो कि अगर हम उससे डील नहीं करते अभी, अगर हम लोग इफ़ वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, देन इन फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल दिस स्पीसीज़, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं और जिनका असर अभी धीरे धीरे करके बिल्कुल दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। जो इतना वेदर चेंज आपने 2020 से 21 में देखा होगा कि वेदर वॉज सो अनप्रेडिक्टेबल कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनको भी कन्फ्यूजन हो गया कि भाई कौन सा वेदर चल रहा है। तो आई हैव सीन कि मैंगोज वर देयर टिल अगस्त, ठीक है ना, पेड़ में लटके हुए, जो कि जुलाई में क्या जून के एंड तक ही ख़त्म हो जाते हैं। सो बेसिकली दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेज जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और इससे डील करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लिव। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, कितने टाइम तक वो हमारे साथ रह पाएगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएगा। सो वी सॉ अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मच लॉन्गर, क्योंकि ये क्या है, एक तो लिमिटेड है, पहली चीज़ क्या है, लिमिटेड है, और लिमिटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है ना, और हम लोग जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जिस स्पीड से वी आर यूजिंग इट, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इनका जो रिन्यूएबल होने की जो टेंडेंसी है, बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। रिन्यूएबल हम उनको कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप मर जाएंगे, आपकी 4-5 जनरेशन 10 जनरेशन निकल जाएंगी, तब जाके वो रिन्यू होंगे। 10 जनरेशन क्या, इवन लॉन्गर टाइम, 10 जनरेशन तो बहुत छोटा टाइम होता है। सो ये लिमिटेड है, और उसके अलावा एयर पॉल्यूशन या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज भी बहुत ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। Such sources that will get depleted someday are said to be exhaustible source और non-renewable sources of energy। जो किसी दिन ख़त्म हो जाए उसको non-renewable या फिर exhaustible sources हम कहते हैं। On the other hand, if we manage biomass by replacing the trees we cut down, ट्रीज़ को कट करने की जगह, जो फायरवुड के लिए ट्रीज़ को कट करने की जगह अगर हम बायोमास पे डिपेंड करें, वी कैन बी अश्योर्ड ऑफ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी एट अ पर्टिकुलर रेट। कम से कम कुछ जो चीज़ें हैं हमारे डेली लाइफ की, वी कैन मेक श्योर कि वो हमेशा फुलफिल हो बायोमास की हेल्प से, ठीक है। तो बायोमास को अगर हम यूज़ करें तो, क्योंकि ट्रीज़ लगाना भी इतना आसान नहीं है ना, ट्रीज़ लगाना भी, उनको उस ग्रोथ तक पहुंचाना, आज आपने एक बड़ा सा ट्री कट किया, उसको एक प्लांट को लगा करके उस हाइट तक पहुंचाना या उस ग्रोथ तक पहुंचाना इज़ नॉट दैट ईजी कि 4 दिन में हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो बेटर ये रहेगा कि हम बायोमास यूज़ करें। सच एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंग और रिपीटेटिव करेंट्स ऑफ एनर्जी, मतलब कंटिन्यूसली वो इट विल कीप ऑन फुलफिलिंग इटसेल्फ, ऐसा नहीं होगा ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी को हम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं और वो रिन्यू होती जाएगी, मतलब हमें अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। वैसे ही बायोमास जो है वो आप वेस्टेज तो रोज़ ही तैयार होता है ना, तो यू कैन कीप ऑन यूजिंग दैट वेस्टेज एवरी डे, तो आपको वेस्टेज कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो रिन्यूएबल तो बायोमास भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल है और इज स्टोर्ड इन सच लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वायर। ऐसा आप मान के चलो कि इतने लार्ज अमाउंट में हमारे पास है कि दैट द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिजर्वायर बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जी इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। तो उस एनर्जी सोर्स से, उस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जितना हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे बनता भी जा रहा है, तो जो हम ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो बेसिकली जो भी हम रिक्वायरमेंट वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो फुलफिल होती जा रही है। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो ये इट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे बायोमास है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। अब विंड ऐसा तो नहीं है ना कि विंड ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से विंड ख़त्म नहीं होगी। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं दैट आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगे और हम लोगों को उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज हमें ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। सो ये जो एनर्जी सोर्स है रिन्यूएबल,
आप उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर पाएंगे, नॉन रिन्यूएबल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. सो वी नीड टू चूज सम अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर दैट. सो दिस इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. मोर और लेस इट इज़ थेरेटिकल, और इसमें आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, नीट वीट में क्वेश्चन आएगा नहीं. बाकी न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंसेप्ट है, यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th इन मच डिटेल देन यू हैव स्टडीड नाउ. तो दिस इज इट. That is it about the sources of energy and this complete chapter. Thank you.